मोदी योगी पूर्वांचल के गोरखपुर में हैं तो अखिलेश जयंत पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ में हैं। आपको गोरखपुर और मेरठ दोनों जगह की हम जरा समीकरण समझाते हैं। देखिए 118 पूर्वांचल की 156 सीटों में से 118 मिली थी किसको? बीजेपी के खाते में गई थी और 18 में से 109 और 18 एसपी। और इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरह से आप देखिए कि बीएसपी के खाते में कितनी आई है? 3। तो कुल मिलाकर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आपको समझिए कि 100 सीटें यहां आती है और पूर्वांचल में बीजेपी को 118 मिली थी 156 में से और 136 में से 9 मिली थी और यहां पर एसपी और बीएसपी के खाते में 18, 21, 12 और 3 आए थे। और यही वजह है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त हो रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसे देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब द बेस्ट आपको बताते हैं, पूर्वांचल में 156 है जिसमें कांग्रेस को 4 मिले थे, आरएलडी को 2 शून्य गया है और 4 मिले थे अन्य को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 गए थे कांग्रेस को और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक खाते अन्य में गया था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं एसपी और बीएसपी को जोड़ दें या फिर एसपी या फिर आरएलडी को जोड़ दें तो भी बीजेपी के आंकड़े के पास नहीं पहुंचते। लेकिन फिलहाल बीएसपी अलग लड़ रही चुनाव, लेकिन आरएलडी और साथ में अगर आते हैं यहां पर एसपी तो इससे कितना फायदा होता है यह देखना होगा। लेकिन किसान आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण यहां का एक हम कह सकते हैं कि इंपैक्ट कर सकता है और उसी को लेकर ही बहुत सारे यहां पर रणनीति तैयार किए जा रहे हैं। मेरठ में इस वक्त हमारे संवाददाता पवन नारा भी मौजूद है, उन्होंने अखिलेश और जयंत के ज्वाइंट रैली से पहले एक रिपोर्ट भेजी है, आप इसको देखिए। अखिलेश यादव आज मेरठ में आ रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ गठबंधन का सबसे बड़ा ऐलान इसी मंच से हो सकता है। 22 में बाइसिकल के नारे के साथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तस्वीर मंच पर लगी है। हरे और लाल रंग से इस मंच को सजाया गया है। दोनों दलों में गठबंधन होगा, इस बात का ऐलान हो चुका है, लेकिन गठबंधन की रूपरेखा क्या होगी, कितनी सीटें मिलेंगी, वो सब ऐलान आज इस संयुक्त रैली से हो सकता है। यहां पोस्टर देखेंगे, चौधरी चरण सिंह के साथ अजीत सिंह और जयंत चौधरी के पोस्टर लगे हैं और साथ में परिवर्तन संकल्प रैली के समाजवादी पार्टी के नेताओं के पोस्टर हैं। कुल मिलाकर अजीत सिंह के देहांत के बाद जयंत चौधरी के सामने अपनी विरासत को साबित करने की चुनौती है। सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर किसानों को एकजुट करने में आरएलडी दिखाई दी है और ऐसे में क्या आरएलडी जिसका कोर वोटर मुस्लिम और जाट माना जाता है, एक बार फिर आरएलडी के साथ आएंगे समाजवादी के साथ आने के बाद? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और वो विधायक भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गया। समर्थक यहां आए हैं, आपको आज तक समाजवादी पार्टी की लाल टोपी दिखाई दी होगी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी लाल के अलावा हरे और पीले पर भी है। सर, आप कहां से आए हैं? हम मेरठ से ही आए हैं। क्या नाम है आपका? यासीन पहलवान नाम है मेरा। यासीन पहलवान साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम जाट एकता दिखाई देगी, क्योंकि इस गठबंधन की सफलता का पहला वादा यही है। मुस्लिम और जाट तो एकता दिखाई देगी ही देगी, उसके साथ जो दबा कुतला समाज है, जो महंगाई की मार झेल रहा है, वो सब समाज इकट्ठा हो चुका है। और ये जो महंगाई झेल रही है जनता, सड़कों में गड्ढे हैं, आप रोड से आए होंगे, जिससे भी विकास नाम की चीज नहीं है। गड्ढा मुक्त सड़कें कहते थे, गड्ढा युक्त सड़कें हो गई। अच्छा, एक सवाल ये कि किसान आंदोलन कितना बड़ा फैक्टर है यहाँ? किसान आंदोलन बहुत बड़ा फैक्टर है। किसानों का तो पूरी तरीके से उत्पीड़न हुआ, बाकी किसानों के साथ साथ हर वर्ग का उत्पीड़न हुआ है। अब किसान कानून वापस ले लिए गए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या कोई तस्वीर बदली है? चुनावी महफिल है जी। अच्छा भाई साहब, जाट मुस्लिम एकता होगी? हाँ जी, इंशाल्लाह होगी। तो जब टिकैत ने नारा लगाया हर हर महादेव अल्लाहू अकबर, तो बहुत से लोगों ने विरोध किया। क्या ये नारा अभी जमीन पर चलेगा? चलेगा। क्या नारा चलेगा? चलेगा, नारा अल्लाह अकबर। हाँ, तो हर हर महादेव का नारा लगाएंगे मुस्लिम? नहीं लगाएंगे। अल्लाह भगवान का, हाँ जी, अल्लाह भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो क्या जो नारा दिया गया था एकता जताने के लिए, हर हर महादेव अल्लाहू अकबर, क्या ऐसे नारे जमीन पर लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। ऐसा है, ओम कह दो, अल्लाह कह दो, भगवान कह दो, मालिक सबका एक है। आप तो नेता हैं, जनता तो कह रही नहीं लगाएंगे।
बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा बाबा, देखिए ऐसा है, एक दिन किसान एकता के नाम पे नारे लगे, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। क्या ये नारे जमीन पर भी सुनाई दे रहे हैं? लग रहा है कि एकता बन रही है? एकता तो बन रही है, जमीन पर भी दिखाई दे रहे, बाकी ये गलत है। हाँ, क्या गलत है? ये जो नारे लगते हैं अल्लाह अकबर या हर हर महादेव, ये पार्टी का मामला है, ये अल्लाह का भगवान का नहीं है। ये तो पार्टी एक होनी चाहिए, सबको सब एक साथ रहना चाहिए। समझे? तो क्या पार्टी धर्म के विपरीत एक हो रही है? नहीं, धर्म के ऊपर तो हमारा तो मामला कोई ऐसा है नहीं। हम तो जा रहे हैं कि भाई पार्टी आए और अच्छी पार्टी आए। तो कह रहे कि हम धर्म के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर सबको एक साथ लाना चाहते हैं, और इस गठबंधन का भविष्य भी ये तय करेगा कि क्या जाट और मुस्लिम एकता जो आरएलडी की सफलता की कुंजी पहले रही है वो कायम हो पाएगी या नहीं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद दोनों समाजों में बड़ी गहरी खाई है, और उसे पाटने के लिए क्या किसान आंदोलन का ग्लू काफी है या फिर और किसी मजबूत ग्लू की जरूरत है बीजेपी का विरोध करने के लिए। तो हम आपको जो तस्वीरें और दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से आज हलचल है पूरे उत्तर प्रदेश में। एक तरफ पूर्वांचल जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ होंगे गोरखपुर में, और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर अखिलेश और साथ में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी साथ में होंगे। और आपको बता दें कि दोनों ही तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जबरदस्त टक्कर नजर आ रही है। चुनावी दिन है, और साथ ही साथ आपको बता दें जो मुख्य यहां पर मुकाबला नजर आ रहा है वो एसपी और बीजेपी के बीच ही नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और दोनों दूसरी तरफ छोड़ पे रहेंगे। अच्छा, बड़ी बात यह भी है कि 2017 में बीजेपी ने जबरदस्त यहां से सीटें हासिल की थी। हम किसकी बात कर रहे हैं? वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कभी बीएसपी का गढ़ हुआ करता था। और आपको बताएं जो कि पूर्वांचल है, जो कभी एसपी का गढ़ हुआ करता था, वहां पर भी बीजेपी ने जबरदस्त सेंधमारी की थी। लेकिन इस बार क्या है वहां पर माहौल, ये जानने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं पवन नारा का, जो इस वक्त मेरठ में मौजूद है। पवन, 2017 में बीजेपी ने जिस तरह से पूरे जाटलैंड कहे या फिर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहां जबरदस्त सीटें हासिल की थी, 136 में से करीब 118 सीटें उन्होंने जीत ली थी। इस बार आप जहां पर खड़े हैं वहां पर एक नया समीकरण दिख रहा है, क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? और ये जो समीकरण है कहां तक पहुंचा है? देखिए अमित, हमें समझना होगा कि जिस तरह से आप एक वाइडर, तो आपको बताएं कि अगर एक वाइडर तस्वीर खींच के देखें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर और जो सहारनपुर की ये बेल्ट है, इसको मिलाकर कुल यहां पर 71 सीटें थी, जिनमें से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट आरएलडी को मिली थी और 16 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। यहां पर आरएलडी का वजूद शून्य पर सिमट गया, क्योंकि किसान कम्युनिटी जिसका कोर वोट बैंक है आरएलडी का, उसमें बिखरा हुआ। जाटों ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद अब उम्मीद यह जताई जा रही, क्योंकि आरएलडी ने किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया, और उम्मीद आरएलडी को यह है कि इस किसान आंदोलन के जरिए यहां माहौल पलटा जा सकता है। जरा मैं यहां की तस्वीरें आपको दिखा दूं अमित, यहां पर आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे जिनमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के झंडे, बैनर और पोस्टर के साथ हैं, और आरएलडी के कार्यकर्ता काफी कम हैं। ऐसे में अखिलेश यादव कितनी सीटें आरएलडी को देंगे वो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कार्यकर्ताओं की बात है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, और कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की लाल टोपियां आरएलडी की हरी टोपियों से कम है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या सचमुच आरएलडी के जयंत चौधरी जो अपनी विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या इन चुनावों में शून्य से आगे बढ़कर कोई करिश्मा दिखा पाएंगे। और उम्मीद ये भी, क्योंकि मायावती मैदान में इतनी मजबूत नहीं है, जाट फिलहाल बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ है, तो जाट, मुस्लिम और कुछ दलित वोट, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी तलाश में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी एक साथ मंच पर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया, यहां पर एक तरफ मुस्लिम समुदाय है, दूसरी तरफ यहां पर जाट समुदाय है, तीसरा आप कह रहे हैं कि एक दलित समुदाय हो सकता है। लेकिन जो इसके अलावा जो समुदाय है वो किन के साथ है? क्योंकि वहां पर त्यागी भी है, वहां पर गुजर का भी एक संख्या है, और वहां पर एक जाट वोट बैंक है जो बीजेपी के साथ भी रहा है। ऐसे में क्या किसी को एक तरफा इन लोगों का वोट मिलेगा? इस पर भी एक सवाल निशान जरूर बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन।
और मेरठ से आपने पवन नाना का रिपोर्ट आपने देख लिया है और अब आपको सीधा हम गोरखपुर की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से विशाल प्रताप सिंह ने हमें भेजी है। प्रधानमंत्री आज जिस एम्स का उद्घाटन करने वाले हैं वो कितना भव्य है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम एम्स गोरखपुर के अंदर मौजूद हैं और एम्स गोरखपुर को बनाने में 1011 करोड़ रुपए जो लगे हैं, निश्चित तौर पर उसको कहीं भी देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं, बड़े बड़े जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन पिलर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, निश्चित तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि न सिर्फ अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखा गया है बल्कि ग्रीनरी का भी यहाँ पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए पेड़ पौधों को किस तरीके से अंदर लगाया गया है और अगर कोई भी पेशेंट ऐसा होता है जो चल नहीं सकता है उसके लिए यहाँ पर बाकायदा सुविधा की गई है। यह पूरा पोर्च बनाया गया है और इस पोर्च में गाड़ी अगर एंट्री करती है किसी भी जगह से तो निश्चित तौर पर यहां तक आ सकती है और उसके बाद अगर आपको अंदर जाना है, अपना पर्चा बनवाना है, ओपीडी में जाना है तो ये देखिए ये पूरा एरिया है, यहां पर एंट्री और एग्जिट है। और जब कोई भी पेशेंट अपने तीमारदारों के साथ यहां पर आता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए यहां पर सहूलियत का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जब आप एंट्री यहां पर करते हैं तो बाकायदा मेटल डिटेक्टर के जरिए यानी कि एक सघन चेकिंग व्यवस्था के जरिए आपके अंदर एंट्री होती है गोरखपुर एम्स में। और अंदर एंट्री होने के बाद ये देखिए ये पूरा एरिया है जहां पर लोग आते हैं, अपना ओपीडी में पर्चा बनवाते हैं और पर्चा बनवाने के बाद उनकी जो इलाज की शुरुआत होती है उसका जो प्रथम चरण होता है, प्रथम फेज होता है वो दरअसल यही होता है। क्योंकि कोविड को लेकर के इस समय नियम सख्त हैं, इसकी वजह से देखिए पीले जो डॉट्स बनाए गए हैं, पीले सर्कल्स बनाए गए हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और कोई भी जब मरीज यहाँ पहुँचता है या उसके तीमारदार यहाँ पहुँचते हैं तो उनके लिए यहाँ पर बाकायदा व्यवस्था की गई है ओपीडी के रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए यहाँ पर पंजीकरण संख्या के लिए पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जो मेल हैं, फीमेल हैं, उनके लिए अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। तो ओपीडी के पर्चे हैं उनकी भी यहाँ पर संख्या है काउंटर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। सामने की जो लाइन है वो बनाई गई है। कोई भी अगर बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड आते हैं, विकलांग आते हैं तो उनके लिए एकदम अलग काउंटर यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, कम से कम परेशानी हो। तो 1011 करोड़ रुपए की ये परियोजना 110 एकड़ में फैली हुई है। एम्स गोरखपुर के तौर पर शहर के बीचों बीच है और इससे न सिर्फ गोरखपुर के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, बल्कि पड़ोस के जो राज्य पड़ता है बिहार, वहां के लोगों को फायदा मिलेगा। पड़ोसी मुल्क पड़ता है नेपाल, वहां के लोगों को फायदा मिलेगा। और जो लोग इलाज के लिए पहले लखनऊ, वाराणसी या फिर दिल्ली एम्स के लिए जाते थे उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है प्रोजेक्ट, क्योंकि अब लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को निश्चित तौर पर यहीं पे आना होगा, यहीं पे अपना इलाज कराना होगा और उनको वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली एम्स में मिलती हैं उसी की तर्ज पर गोरखपुर एम्स में निश्चित तौर पर मिलेंगी। अब एम्स का उद्घाटन अभी होना है लेकिन इलाज यहां पहले से शुरू कर दिया गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में क्या क्या इंतजाम है हमारे इस रिपोर्ट से समझिए। हम इस समय गोरखपुर एम्स के अंदर मौजूद हैं और गोरखपुर एम्स में अगर कोई भी मरीज पहुंचता है तो उसके लिए इमरजेंसी चिकित्सा सेवाएं के लिए यहाँ देखिए किस तरीके की सुविधाएं की गई हैं। जो अत्याधुनिक सुविधाएं आपको लखनऊ या किसी भी बड़े महानगर में मिलती हैं, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। वेंटिलेटर युक्त ये सो सारे बेड हैं। जब कोई भी इमरजेंसी पेशेंट यहाँ पर आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा उसको लेकर के यहाँ पर बाकायदा जो हाई इक्विपमेंट के यंत्र होते हैं उन सबको यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए कि जो मेडिसिन दी जाएंगी, यहाँ पर जो लोग बैठेंगे, इस तरीके का उनका पूरा इंतजाम रखा गया है ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, कम से कम परेशानी हो और उनका जो इलाज है वो बेहतर किया जा सके गोरखपुर में ही। क्योंकि गोरखपुर में एक समय ऐसा होता था जब इंसेफ्लाइटिस को लेकर के गोरखपुर बुरी तरीके से गूंज रहा था और तत्कालीन सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि इंसेफ्लाइटिस से, बीमारी से अच्छे से तरीके से निपटाया सके। ये पूरा देखिए एरिया है जहां पर जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स को यहाँ पर इलाज शुरू किया जा चुका है। क्योंकि ओपीडी में कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि इलाज में पहले दिक्कत आती थी, लेकिन अब यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, उनका बाकायदा इलाज किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें गोरखपुर एम्स में जो मरीज आते हैं उनकी इलाज की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर स्टाफ बैठा हुआ है, काफी कोऑपरेटिव स्टाफ है और निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, इसका यहाँ पे भरसक ख्याल रखा जा रहा है। तीमारदारों के भी बैठने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनका इलाज सुलभ हो सके, अच्छे से हो सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ पर पूरी तरीके से काम कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।